हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं इस चैनल पर। बहुत आभार है आप लोगों का कि आपने इतना विश्वास दिखाया। तो गाइस, आज के इस सेशन में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास की ये जो एक्सरसाइज 3.2 है वो एक्चुअल में दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट रहता है इसका नेचर ऑफ लाइंस के बारे में सीखना। दूसरा जो पार्ट है वो आता है सॉल्यूशन ऑफ लाइंस। तो आज के इस वीडियो में हम नेचर ऑफ लाइंस कवर करेंगे। अभी तक आपकी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हो चुकी है, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3.1 हो चुकी है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो इस वीडियो पर आने से पहले आप वो दो वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको इसमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सीधे इस पर 3.2 पे आए हैं तो शायद हो सकता है हल्की फुल्की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। हालांकि उसको अपने आगे भी रिवाइज करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, सो गाइस, गेट बैक टू द वीडियो। यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ग्राफ बनाने सीखे थे। आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे नेचर ऑफ द लाइंस के बारे में और कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.2 को। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कहने का मतलब क्या हुआ कि दो लाइंस आपको गिवन है, वो कितने टाइप से एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, नीचे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। 1 बाय 1 मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ध्यान से। अगर आपको ये टेबल लर्न हो जाती है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी इस पूरे के पूरे वीडियो में। देखिएगा, सपोज आपको लाइंस का जो पेयर है वो पेयर कुछ इस तरह से गिवन है। a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एज वेल a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये जो पेयर है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होंगे, जैसा कि अब आपको गिवन है। आपको क्या करना है, आपको इन लाइंस के नेचर के बारे में बताना है कि ये लाइंस किस तरह की होंगी, कैसे बनेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 बेटा नेचर की बात करता हूँ। जैसे पहला जो इनका नेचर है वो आता है द लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग। जो लाइंस हैं वो क्या हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। अब आप पूछेंगे सर इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब। देखो, इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है जब आप लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो जो लाइन आपने बनाई वो इस तरह से किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। और हम ये जो टेबल पढ़ रहे हैं वो टेबल किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमें बहुत ज़्यादा मत्था खपाई ना करनी पड़े, सिर्फ इतना फाइंड करने के लिए कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। देखो, अब मान लो आपको दो लाइंस दे दी ये वाली और आपको बोला गया कि ये इंटरसेक्टिंग है, ये प्रूव करना है आपको। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप ग्राफ बना के देख लो। अब आप सोचो ग्राफ बनाना कितना टाइम कंज्यूमेबल है। दैट्स वाई हम इस टेबल को स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना। तो ये जो दो पेयर मैंने यहाँ पर लिखे, ये दोनों पेयर इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब जैसा कि लाइंस आपके सामने बनी हुई हैं बेटा, लाइंस का जो ग्राफ है वो इस तरह से किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर मैं बात करूं कंडीशन की, a1/a2 b1/b2 ये फाइंड करना है। अगर ये नॉट इक्वल आते हैं, ठीक है, तो आपकी जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी और आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। तो देखिए बेटा, कोई भी लाइन जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उसके सॉल्यूशन उतने ही होते हैं। अच्छा, यहां पर इस सॉल्यूशन का क्या मतलब है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सॉल्यूशन का मतलब है बेटा, इन दोनों लाइन में आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, है ना। तो ये जो है वो दोनों मिलाकर इसका एक सॉल्यूशन बनता है। तो यहां पर x की भी एक ही वैल्यू आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी, दोनों की 1 वैल्यू आएगी, इसकी भी 1 वैल्यू आएगी और इसकी भी 1 वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। ध्यान रखना, जिसको अपने बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं कि सिस्टम का नेचर कैसा है, तो देखो बेटा, अगर सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है तो आप बोलोगे सिस्टम विल कंसिस्टेंट,
और अगर सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता तो हम बोलते सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये पहले टाइप का जो उनका नेचर था वो था। अच्छा, सेकंड वन में देखिए बेटा आप, ये वाली जो दो लाइंस हैं वो लाइंस आपस में पैरेलल भी हो सकती थी। अब पैरेलल क्या होती हैं? पैरेलल का मतलब ये हुआ बेटा, जैसे ये वाली आपके पास पहली लाइन है कोई भी, दूसरी लाइन भी इसी तरह से इसी की सेम डायरेक्शन में होगी, इस तरह से, मतलब ये किसी पॉइंट पर नहीं काटेंगी। तो इस केस में भी बेटा आप क्या करोगे, आप रेशो फाइंड करोगे, A1/A2 फाइंड कर लिया, B1/B2 फाइंड कर लिया और C1/C2 फाइंड कर लिया। ठीक है ना? तो ये वाला जो रेशो है वो तो इक्वल आएगा और ये वाला जो रेशो है वो नॉट इक्वल आएगा, इस तरह से। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो अपने बोलेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल होंगी। जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मैंने आपको बोला कि जितने पॉइंट्स पर ये काटेंगी, तो देखो ये वाली दोनों लाइनें किसी पॉइंट पर नहीं काट रही, तो आप यहां पर लिखोगे बेटा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है? और अब सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा तो आप बोलोगे कि जो सिस्टम होगा बेटा वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है? तीसरा जो एग्जिस्टेंस आता है बेटा, तीसरा एग्जिस्टेंस है हमारे पास, थर्ड एग्जिस्टेंस इज दे कैन बी कोइंसिडेंट। दे कैन बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब समझो, जैसे सपोज ये कोई लाइन है आपके पास, सपोज इस लाइन का नाम भी मैंने रख दिया AB, है ना? आपने क्या किया, इसी के ऊपर हमारे पास एक लाइन और है, जैसे ये लाइन इसी के ऊपर है, देखो आप, इसका लाइन नाम जो हो गया वो हो गया सपोज CD। तो क्या हुआ, इन दोनों का जो पाथ था वो पाथ है सेम बिल्कुल, तो मतलब मैं यहां पे क्या लिखता हूं, सेम पाथ। तो अपने क्या बोलेंगे, इफ टू लाइंस हैविंग द सेम पाथ देन द लाइंस आर कोइंसिडेंट, इस तरह से बोला जाता है बेटा। और इसकी क्या कंडीशन रहती है, इसकी कंडीशन में आप पढ़ोगे बेटा, जो A1/A2 की वैल्यू है, जो B1/B2 की वैल्यू है एंड जो C1/C2 की वैल्यू है, तीनों की तीनों वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है? और जैसा कि बेटा आपको यहां पर देखने पर पता लग रहा है कि ये वाला जो अपने पास पेयर है, उस पेयर में बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, देखो यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, इस तरह से, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, तो इस कारण इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर आप रिजल्ट में क्या लिखोगे, दीज हैव द मैनी सॉल्यूशन। ठीक है? अच्छा, सॉल्यूशन तो फाइंड हो रहा है ना, चाहे कैसा भी हो, तो मतलब ये वाला जो सिस्टम होगा वो भी कंसिस्टेंट होगा। तो बच्चे इस तरह से अपने क्या करते हैं, सबसे पहले कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या फिर नेचर ऑफ लाइंस, ये सब कुछ चेक करते हैं उसको सॉल्व करने से पहले। तो फिलहाल हमें एक्सरसाइज 3.2 को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया बेटा। एक कैटेगरी तो वो है जिसमें आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और एक कैटेगरी वो है जिसमें सिर्फ आपको बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, या फिर हो सकता है वो कभी कभार लाइंस के नेचर के बारे में भी पूछ ले, है ना? एक पार्ट ऐसा है जिसमें आपको ये सब डिस्कस करना है, बाकी और कुछ डिस्कस नहीं करना। तो चलिए बिना देरी किए अपने आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, जैसे अब आपके पास क्वेश्चन है कुछ, देखिए पहले अपने सॉल्व करेंगे
क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, बिकॉज एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, फिर अपने उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं। देखो बेटा, यहां पर आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, रेशोज मतलब A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये तीनों टाइप का नेचर मैंने आपको बताया था बेटा। तो जैसे मैं इसका एक या दो पार्ट में आपको करवाता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिएगा, पहले पार्ट के अंदर हमें कुछ इक्वेशंस ऐसे दे रखी हैं, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, है ना। आपका काम क्या है बेटा, आपका काम है आप सबसे पहले यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, B1/B2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, एज वेल आप C1/C2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। सबसे पहला काम ये है। और ये वैल्यूज़ फाइंड करते वक्त आप लोग एक बात ध्यान रखोगे कि ये जो x और y हैं वो साथ में नहीं लिखे जाते, ये जो सारे के सारे हैं ये सिर्फ कोफिशिएंट्स हैं। तो पहले मैं A1/A2 की बात करूं तो मेक श्योर कि A1 की वैल्यू कौन सी है, B1 की वैल्यू कौन सी है, C1 की वैल्यू कौन सी है। तो देखो लाइन ऐसे होती है, A1x + B1y + C1 = 0। दूसरी लाइन आएगी बेटा A2x + B2y + C2 = 0। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो सबसे पहले A1/A2 का मतलब हो गया बेटा 5/7, B1/B2 का मतलब हो गया -4/6, कैंसिल करोगे तो बच्चे ये आ जाएगा -2/3, C1/C2 का मतलब आ गया बेटा 8/-9। तो आप लोग इन दोनों से ही चेक कर सकते हो। इन दोनों को जब मैंने चेक किया तो आपको रिजल्ट का पता लगा बेटा कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना। तो आप देखिए ये वाली सिचुएशन जो है वो किस में बनती थी, ये वाली सिचुएशन बनती थी देखो इस चीज में, यहां पर ये देखो यहां पर ये दोनों नॉट इक्वल आए हैं। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो इस तरह से बेटा अपने को फाइंड करना होता है। चलिए लेट डू वन मोर क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। द क्वेश्चन इज 6x - 3y + 10 = 0। फिर अपने पास आ जाएगा बेटा यहां पर 2x - y + 9 = 0। नाउ अपना काम वही है, A1/A2 कैलकुलेट करिए बेटा, B1/B2 कैलकुलेट करिए एंड C1/C2 कैलकुलेट करिए। जब आप ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे देन इट बिकम 6/2 मीन टू से 3। फिर बन जाएगा बेटा -3/(-1) देन इट विल बी 3। फिर C1/C2 कैलकुलेट करेंगे बच्चे, ये आ जाएगा 10/9। और आप देखो इसको देखकर साफ पता लग रहा है बेटा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। तो ये वाली सिचुएशन देखो आप कहाँ बन रही थी, ये वाली सिचुएशन सेकंड कंडीशन में बन रही है। देखिए सेकंड कंडीशन में यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल हैं और ये वाला नॉट इक्वल है, तो मतलब इट हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड लाइंस आर पैरेलल। तो इस तरह से बच्चे आप लाइंस को क्या करोगे, पैरेलल करोगे। आप लिखोगे सो लाइंस आर पैरेलल। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा बिना देरी किए। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, अगेन वही क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एज वेल इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है। तो देखो बेटा कैसे करोगे आप इसको भी, तरीका वही है। इसका कुछ हार्ड सा क्वेश्चन उठाता हूं मैं, लाइक क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहां पर आ जाएगा बच्चे 3/2x + 5/3y = 7 और एक इक्वेशन गिवन है 9x - 10y = 14। एंड एक बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं,
इक्वेशंस है ना जो दोनों वो सेम फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे मतलब पहला टर्म एक्स वाला है फिर वाई वाला है फिर कांस्टेंट है, इस तरह से सेम फॉर्म में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। अब जैसे 7 जो है दोनों में इक्वल के उधर की साइड वैल्यू है, इसमें भी इक्वल के उधर की साइड वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज या तो इक्वल के इधर हों या दोनों उधर हों, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है। चलिए काम वही है, a1/a2 फाइंड करना है बेटा, b1/b2 अपने को फाइंड करना है, एज वेल c1/c2 अपने को फाइंड करना है। अगर मैं a1/a2 की बात करूं तो a1 की वैल्यू आ गई 3/2। अच्छा यहाँ पर 9 है तो मतलब 9/1 हो गया ये, भाई 9 के अपॉन में कुछ नहीं था मतलब 1 था, है ना। तो इसको अपने सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/9। आपको पता है ये जो चीज़ डिवाइड में थी रेसिप्रोकल होगा तो मतलब मल्टीप्लाई में जाएगी। अच्छा फिर 3 9 2 18 मतलब आंसर आएगा 1/6। इसी तरह से अगर मैं b1/b2 की बात करूं बेटा 5/3 तो था ही, इसके अपॉन में जो मैं वैल्यू लिखूंगा तो वो माइनस का 10, ये माइनस का 10 ना लिखकर क्या लिखूंगा, इसके अपॉन में 1 लगा लेता हूं, मैं लिखूंगा माइनस का 10/1। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो 5/3 तो एज इट इज़, ये आएगा बेटा 1 में माइनस का 10, ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा माइनस का 1/6। इसी तरह से c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 7/14, द रिजल्ट विल बी 1/2। अब आप बेटा देखो इसको देखकर साफ पता लग रहा है अपने को, क्या पता लग रहा है कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के, और अगर ये नॉट इक्वल है तो c1/c2 की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, लाइंस क्या थी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अच्छा इंटरसेक्टिंग है तो मतलब कितने सॉल्यूशन थे, इसका मतलब था 1 सॉल्यूशन था। अच्छा अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो सिस्टम कैसा होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है बेटा, समझ आई बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपने, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5th में अपने को इक्वेशन गिवन है बेटा 4/3x प्लस 2y इक्वल में 8 एज वेल 2x प्लस 3y इक्वल में 12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे a1/a2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4/3/2/1। सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से बन जाएगा कुछ 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बेटा 2/3। इसी तरह से आप b1/b2 कैलकुलेट करो, b1/b2 कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये रहा b1 और ये रहा b2, तो ये आ जाएगा 2/3। अगेन कैंसिल हो नहीं रहे, पड़े रहने दो यहाँ पर इतने ही। फिर मैं बात करूँ c1/c2 की, तो c1/c2 का मतलब हो गया बच्चे 8/12, तो 4 2 8 और ये 2/3 आ गया, है ना। तो इसको देखकर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। मतलब लाइंस कौन सी हैं, लाइंस हैं ये वाली कोइंसिडेंट। टेबल में देख सकते हो भले ही आप, थोड़ी सी वीडियो को रिवाइंड करके। अच्छा कंसिस्टेंट का मतलब मैनी सॉल्यूशन, और मैंने आपको बोला था कि अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, भाई बहुत सारे निकल रहे हैं इसके तो अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो सिस्टम हमेशा कैसा होगा, सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा। तो ये वाला जो इक्वेशन का पेयर है वो भी क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इस तरह से बेटा आपको ये वाले जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब क्या करना है, जो इसका पहला पार्ट है पहले अपने उसको सॉल्व करते हैं। मैं बात करता हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो बेटा मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आपको। जैसे ये आपको गिवन है, आपको क्या करना है, इसका इंटरसेक्टिंग पेयर बनाना है। सो वेरी इजी मेथड, आप क्या करो, x और y में से दोनों में से किसी एक का साइन चेंज कर दो, बस ये लो, ये इंटरसेक्टिंग पेयर बन चुका है बेटा, बात खत्म। इतना आसान है। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो a1/a2 आप फाइंड करके देख लो, b1/b2 आप फाइंड करके देख लो, ये दोनों नॉट इक्वल आएंगे इस तरह से, ठीक है ना।
अच्छा, इसी तरह से अब मान लो आपको करना है पैरेलल लाइंस के लिए, आपको बोला गया पैरेलल लाइंस के लिए कीजिए, है ना। तो आपका काम क्या है बेटा, जैसे लाइन थी अपने पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन आपको गिवन थी। आप क्या करोगे, ये जो एक्स वाई वाली वैल्यूज है ना, ये वाले, इन दोनों वैल्यूज को किसी भी सिमिलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा मेरी बात सुनिए, किसी भी सिमिलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और इसको एज इट इज पढ़े रहने देना। जैसे मैंने 4 से कर दिया तो मेरे पास आया 8x 12y और ये -8 एज इट इज रखिए आप इस तरह से। अब आप चेक कर सकते हो, देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों के दोनों इक्वल हैं और नॉट इक्वल है ये वाली c1 अपॉन c2 के। और ये कंडीशन कौन सी लाइंस के लिए होती है, ये पैरेलल लाइंस के लिए होती है ना। इसी तरह से मान लो आपको थर्ड वन फाइंड करना है बेटा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए आप लोग क्या करोगे, अपने पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप लोग क्या करोगे कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, सिर्फ इस पूरी इक्वेशन को किसी भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एक वैल्यू से। सपोज मैंने 2 से कर दिया, 4x प्लस 6y माइनस 16, 0 को करेंगे तो 0 आएगा। और अब आप वेरीफाई कर सकते हो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये जो तीनों की तीनों वैल्यूज हैं वो हमारे पास इक्वल आएंगी, ठीक है ना। तो आपके पास जो आंसर आए वो आंसर कौन कौन से आए मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं यहां पे। ये वाला पहला आंसर, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको x या y के कोफिशिएंट के अंदर किसी भी एक का साइन चेंज करना है, दैट्स ऑल। दूसरा आंसर आपका पैरेलल लाइन के लिए फाइंड करना था। पैरेलल लाइन कभी भी फाइंड करनी हो तो आप क्या करोगे, जो x और y के कोफिशिएंट हैं उनको किसी भी एक सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा हमारे पास था कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या लॉजिक रहता है कि पूरी की पूरी इक्वेशन को किसी फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। समझ आई बात। तो ये था बेटा आपकी इस एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या किया, सिर्फ नेचर ऑफ लाइंस चेक किया, नथिंग एल्स। यस दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जरूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।